देश में बदलते पॉलिटिकल माहौल में हमेशा से ही रिलीजन एक बहुत ही बड़ा ड्राइविंग फोर्स रहा है और शायद रिलीजन के नाम पर पॉलिटिक्स इस कदर से इनफेमस हो गई है कि आजकल कोई भी भगवान का नाम ले तो उसे रूलिंग पार्टी से जोड़ दिया जाता है। इसलिए भी क्योंकि कई लोगों का मानना है कि बीजेपी धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, पर इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल हमने अभी बीते दिनों ही देखा है जब देश के सीजीआई ने भगवान से जुड़े कुछ ऐसी टिप्पणियां दी है कि उन्हें बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। अजम्पशंस और कंट्रोवर्सी ऐसी तेज हुई है कि शायद सीजीआई ये सब बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक सीट चाहिए और ये बातें जल्दी ही क्लैरिफाई हो जाएंगी उनके रिटायरमेंट के बाद। अब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के टेन्योर में हमने जजेस पर बहुत ही सवाल उठते हुए देखा है और वहीं एक इंसिडेंट की बात हम इस वीडियो में करेंगे जिसमें जजेस के ही रोल पर वापस से सवाल उठा है और जो कि देश के सबसे हॉट टॉपिक वक्फ बिल से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सेंटर को लोगों की क्यों फटकार पड़ी है और भला सेंटर ने पलट जवाब में क्या कहा है, सब देखते हैं। अब वक्फ बिल की बात हुई है तो आपको याद दिला दे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 28 जुलाई को पार्लियामेंट में द वक्फ अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए खूब बैकलैश सहा था और इतने ऑब्जेक्शंस और फटकार सुनने के बाद उन्हें इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रिवीजन के लिए भेजना पड़ा। अपोजिशन का मानना है कि द बिल एम्स टू रिड्यूस द पावर्स ऑफ वक्फ बोर्ड्स व्हिच करंटली हैव द अथॉरिटी टू डेजिग्नेट एनी प्रॉपर्टी एज वक्फ प्रॉपर्टी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सेंटर द्वारा पेश किए गए इस बिल में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये भी है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम और मुस्लिम वुमेन को ऐड करना चाहिए। हालांकि इस केस में सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब देखने को मिला जब इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में एक ग्रुप ऑफ जजेस को काफी एक्टिव देखा गया और जिन्होंने यूनियन को फेवर करते हुए इस बिल को सपोर्ट किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ पर एक बार फिर से हमने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को क्लोजली देखा है जिसकी वजह से कई उंगलियां उठने लगी है। पर क्लैरिफिकेशन के लिए आपको ये साफ बता दे कि जिन जजेस की बात इस बिल के फेवर में हुई है वे सब रिटायर्ड है। हालांकि उनके इस फेवर से अपोजिशन में एक खलबली मची हुई है और यही बात उठ रही है कि भला इस मीटिंग में हुआ क्या है। आपको बता दे कि द ऑफिशियल एजेंडा ऑफ द मीटिंग वर टेस्टिमनीज ऑफ द दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड एंड हरियाणा वक्फ बोर्ड्स। यहाँ पर अपोजिशन ने जजेस के इंटेंशंस पर ही सवाल उठाया है और वो भी तब जब उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड्स ने कहीं ना कहीं दिखाया है कि वे रूलिंग गवर्नमेंट के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। इस कमेटी मीटिंग के बाद तो द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सफीउल्लाह रहमानी ने डिक्लेयर कर दिया कि वे इस बिल के खिलाफ किसी भी हालत में रहेंगे और कहा कि इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर अस एंड वी शुड स्टॉप इट वक्फ बिल एट ऑल कॉस्ट। इफ नीडेड द मुस्लिम्स ऑफ द कंट्री विल फिल द जेल्स इन सच अ वे दैट द गवर्नमेंट विल नॉट हैव एनी प्लेस टू हाउस क्रिमिनल्स। इफ नीडेड वी विल नॉट हेजिटेट टू गिव आवर ओन लाइव्स। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के इस प्रपोजल पर भी सवाल उठाया है कि भला वे नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वक्फ बोर्ड में कैसे जगह देने की बात कर सकते हैं। He added, if non-Muslims manage waqf boards, will they care about your mosque and graveyards? The result will be that your land will be taken away. This is a very dangerous law. अब आपको बता दें कि इस मीटिंग को आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह, कांग्रेस एमपी नसीर हुसैन और AIMIM एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने अटेंड किया था, जो जजेस के ओपिनियन से काफी शॉक दिखे थे। The attending members of the JPC also included members of a group called Call for Justice and Chandra Vardhwa, who is also a member of Indian Foundation, which is led by भारतीय जनता पार्टी राम माधव। और यहीं पर एक एक करके अपोजिशन ने सारे जजेस को पॉइंट आउट किया है उनकी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए। द अपोजिशन MPs pointed out that Justice Dhingra was appointed by the Haryana BJP government in 2015 to conduct an inquiry against Robert Vadra, सोनिया गांधी son-in-law। और इस बात पर जोर देते हुए अपोजिशन ने कहा कि इससे तो साफ है कि फॉर्मर जस्टिस धिंगरा एक पॉलिटिकली इन्वेस्टेड पर्सन है, while also not having any relevance to the current वक्फ प्रॉपर्टी इशू। और जिसके बाद अपोजिशन पार्टीज ने जस्टिस रविंद्रन के खिलाफ सवाल उठाया। वो इज नोन फॉर द सो कॉल्ड लव जिहाद केस वेयर ही annulled the marriage of a Hindu woman to a Muslim man. Justice Ravindran also joined the BJP after his retirement. अपोजिशन MPs का इकलौता मेन सवाल ये था कि भला लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है जब मुस्लिम इंडिविजुअल खुद की मर्जी से खुद के लैंड में से कुछ वक्फ बॉडी को डोनेट करना चाहते हैं। They also pointed out that there were similar practices in other religions, but the judges seemed only to have a problem because this was a Muslim group. हालांकि इस पॉइंट पर भी जजेस ने डिसेंट दी थी और उल्टा अपोजिशन को बताया था कि their appearance in front of the JPC was only to cite their opinion about why the amendments to the existing Waqf Act were required. वक्फ पैनल चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने जजेस को शांत भी करने लगे थे, पर अपोजिशन MPs ने पॉइंट आउट किया कि JPC's जॉब
was to question all witnesses and that the judges were not there in their position as judicial officers but as witnesses. अब इस मामले में यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स प्रहलाद जोशी ने तो कह दिया है कि पूरा का पूरा वक्फ लॉ ही गलत है। जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट देते हुए कहा कि कंसिडरिंग द करंट डेवलपमेंट्स इट इज एसेंशियल टू एटलीस्ट अमेंड द वक्फ लॉ. There needs to be a restriction on those who use waqf as a pretext to grab land. There is no limit to waqf's power in the country. It will be no surprise if the waqf board claims ownership of our homes and land in the future. और चलिए इसी के साथ वक्फ एक्ट की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1954 में वक्फ एक्ट पास किया गया था, जिसका उद्देश्य वक्फ प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट था, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज को होल्ड करके उन्हें एक स्पेसिफिक फिलैंथ्रोफी के कन्फाइंड बेनिफिट के लिए प्रिजर्व करना और किसी और मकसद से यूज करने को मना करना शामिल था। ये एक पब्लिक वेलफेयर और बेनेवोलेंट इंस्टीट्यूशन बनने के लक्ष्य से लाया गया था। लेकिन समय के साथ वक्फ बोर्ड्स का पावर इतना बढ़ गया कि आज वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और रेलवेज के बाद देश के थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर बन गए हैं। सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी एक्वायर करने, नोटिसेस इशू करने और इंक्वायरी करने का अधिकार देता है अगर उन्हें लगता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। ये बोर्ड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके ओनरशिप का फैसला कर सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट द्वारा लाए गए इस बिल का मकसद वक्फ बोर्ड्स के स्वीपिंग पावर्स पर रोक लगाने का है, जिससे वो किसी भी जमीन को अपनी प्रॉपर्टी घोषित नहीं कर सकते। वैसे तो ये इशू काफी टाइम से डिबेट में था, लेकिन इसने आग 2023 में पकड़ी जब जून में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर को नोटिस इशू किया था नेशनल कैपिटल के 123 प्रॉपर्टीज पर जो अनलॉफुल तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज के रूप में क्लेम की जा रही थी। ये प्रॉपर्टीज उन लैंड पार्सल्स का हिस्सा थी जो कांग्रेस पार्टी ने 2014 में दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिए थे, जिसकी वजह से हिंदूज ने लैंड का लॉस झेला था। इस नए बिल के मेजर अमेंडमेंट्स में वक्फ बोर्ड्स की रिस्ट्रक्चरिंग, बोर्ड्स की कंपोजिशन को बदलने और लैंड वेरिफिकेशन को इंश्योर करना शामिल है। बिल सेक्शन 9 और सेक्शन 14 ऑफ द वक्फ एक्ट को अमेंड करने की बात करता है ताकि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जा सके। इस मामले में फंसे एक पॉलिटिकल लीडर की बात आपको बता दूं कि द बेल प्ली फॉर आम आदमी पार्टी एमएलए अमनतुल्ला खान अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द दिल्ली वक्फ बोर्ड स्कैम रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग केस will now be heard by the Roos Avenue Court on November 7। तो देखना है कि आने वाले दिनों में यूनियन का स्टैंड वक्फ बोर्ड और एक्ट को लेकर क्या रहता है और इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्र।